नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुई है, ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ। एक युद्ध के जो कैटेस्ट्रॉफी है, एक जो विभीषिका है, जो परिणाम है, वो हम सबने अपनी आंखों के सामने देखा है। कितने करोड़ों लोग इस युद्ध में मारे गए, कितने माताओं के कोख उजड़ गए, कितने बहनों के मांग उजड़ गए, कितने पिता अपना संतान खोया, परिवार खोया, कितनी क्षति नागासाकी, हिरोशिमा आज भी करा रही है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। और ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ क्यों? इसके एक ही कारण थे, वो थे इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म, इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म, अर्थनैतिक साम्राज्य, अर्थनैतिक कॉलोनी बनाने का होड़, दूसरों को लूटकर, दूसरों को चूस कर अपना उदर पूर्ति करना। ये विश्व युद्ध का एक ही कारण थे, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। ये हमने देखा है। हमारे भारतवर्ष आज़ाद हुए 70 साल हुए, 70 साल, और बहुत सारे देश उसी समय आज़ाद हुए, कुछ देश के बाद में आज़ाद हुए। उस लड़ाई के जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, संभलने का उससे मौका मिला ही नहीं कि आज फिर तृतीय विश्व युद्ध हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। अब कभी भी तृतीय विश्व युद्ध छिड़ सकती है। इसका क्या कारण है? इसके भी वही कारण है जो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण थे। आज भी वही इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म, इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म। अर्थनैतिक दृष्टि से मैं पावरफुल रहूंगा, मैं सब पर राज करूंगा, मैं ही दुनिया को नियंत्रण करूंगा। ये अहंकार और ये अर्थनैतिक जो साम्राज्यवाद की जो मानसिकता है, और ये मानसिकता पूंजीवादी मानसिकता, धनतंत्रवादी मानसिकता का ही परिणाम है। भारतवर्ष के लोग आज़ादी के बाद देखे हैं कि भूखमरी क्या है, गरीबी क्या है, और आज तक उस गरीबी की रेखा से ऊपर करीबन 60% लोग उठ नहीं पाए हैं। जिस तरह से अंग्रेजों ने शोषण किया, बाहरी दुश्मनों ने शोषण किया, हमारे नेतागण और पूंजीपति हमें लूटते रहे, खोखला कर दिया, और आज वही फिर परिस्थिति आई है। आज युद्ध लड़ने के लिए, अपने देश के बचाव के लिए अस्त्र शस्त्र खरीदना बहुत जरूरी है। और आज ये भी देखना जरूरी है कि हमारा दुश्मन कौन है और हमारा मित्र कौन है। सही मायने में देखिए, जिसे हम मित्र कहते हैं, जो हमारे लिए अस्त्र सरबराह, अस्त्र हमारे लिए भेजते हैं, अवेलेबल कराते हैं, क्या सही मायने में वो हमारे दुश्मन है, दोस्त है क्या? जो युद्ध के लिए दूसरों को उत्साहित करे, प्रोत्साहित करे, इंस्टिगेट करे, वो दोस्त कैसे हो सकता है? अपने अस्त्र शस्त्र के बिक्री के लिए, अपने अस्त्र शस्त्र के बाजार को गर्म करने के लिए युद्ध को
लिए लोगों को उत्साहित करना, ये मित्रता कैसे हो सकती है? हाँ, एक तरह से आंशिक रूप में मित्र कह सकते हैं कि हमको युद्ध में वो मदद कर रहे हैं, लेकिन वो मदद तो निस्वार्थ नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर कैसे मित्रता? कौन है मित्र? देश को तो लड़ना ही पड़ेगा, दुश्मन आक्रमण करेंगे तो हमें उसका मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा, लेकिन युद्ध ही जीवन का सब कुछ तो नहीं है। और आज पड़ोसी देश जो हमारा दुश्मन बना बैठा है, क्यों? सिर्फ अपने आर्थिक साम्राज्य फैलाने के लिए। और इसके पीछे वैश्विक पूंजीपतियों का ही खेल है। आज कोरोना की महामारी है, इससे हम झेल रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, भारतवर्ष जहां पर आयुर्वेद का हमेशा प्रचलन रहा है, उस भारतवर्ष के आयुर्वेद में अगर कोई हम सफलता हासिल करते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई वो आयुर्वेद के क्षेत्र में आगे बढ़ा है। किंतु ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वैक्सीन बना, उसके लिए हम यहाँ कूदफाद कर रहे हैं, नाच रहे हैं। एक्चुअली सच पूछिए तो हम नाच नहीं रहे हैं, हमें नचाया जा रहा है, हमको नाचने के लिए मजबूर कर रहा है, क्योंकि हमें अपने जिस तरह से अपनी भाषा अच्छी नहीं लगती है, उसी तरह से हमारी दवाई भी हमें अच्छी नहीं लगती है। जिस तरह से हमारी संस्कृति हमें अच्छा नहीं लगती है, दूसरों का संस्कृति अच्छी लगती है, उसी तरह से आज हमारे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हमें वैक्सीन दे देगा तो हम नाचेंगे। सिप्ला कंपनी एलोपैथिक दवाई दे देंगे, उसके लिए हम नाचेंगे, क्योंकि वो एलोपैथिक मेडिसिन है। लेकिन यहाँ ये भी देखा गया है कि आयुर्वेदिक साधारण हर्ब्स के चाय पीकर भी कोरोना ठीक हुए हैं। उस चीज पर क्यों नहीं लोग जोर देते हैं? उस चीज को मीडिया क्यों नहीं फैला रही है? इसके पीछे भी ये आर्थिक जो साम्राज्यवाद है वही काम कर रहा है। वो पूंजीपतियों का जो साइकोलॉजी है वही काम कर रहा है। पूंजीवादी जो संचय और दूसरों पर हावी होकर उसको खून चूसने वाली साइकोलॉजी आज भी काम कर रही है। और कोरोना के साथ साथ अगर ये तृतीय विश्व युद्ध होता है तो करोड़ों लोग बेघर हो जाएंगे, करोड़ों लोग मारे जाएंगे, इनोसेंट लोग मारे जाएंगे, पशु पक्षी मारे जाएंगे, पर्यावरण बर्बाद होगा। मानव जाति के लिए एक खतरा ही है। ये बहुत खुशी की बात नहीं है। फिर भी युद्ध है तो लड़ना है, लड़ेंगे, लड़ना ही है। कोशिश करना चाहिए कि युद्ध न हो, और हो तो हमें लड़ना है। लेकिन ये लड़ाई अंतिम लड़ाई होना चाहिए। ये लड़ाई सिर्फ एटॉमिक लड़ाई और ये नहीं होना चाहिए। ये लड़ाई सर्वात्मक लड़ाई, सर्वात्मक मुक्ति की लड़ाई होनी चाहिए। ऑल राउंड लिबरेशन की होनी चाहिए। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से मुक्ति होनी चाहिए, सांस्कृतिक शोषण से मुक्ति होनी चाहिए, भाषागत शोषण से हमें मुक्ति चाहिए, शिक्षागत जो अशिक्षा का जो नग्न डांस चल रहा है उससे हमें मुक्ति चाहिए। जीवन के हर क्षेत्र में मुक्ति चाहिए, तभी संपूर्ण मानव जाति आगे बढ़ सकता है। नहीं तो जिस तरह से आज आर्थिक तंगी से हम जूझ रहे हैं, जिस तरह से आर्थिक क्षेत्र में जो डिप्रेशन का आगाज हुई है, जो डिप्रेशन हम देख रहे हैं, वो डिप्रेशन साधारण आदमी तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। क्योंकि जो खेती में लगे हुए हैं, जिनको खेत से सारे सब कुछ मिल जाते हैं, उनको डिप्रेशन के बारे में समझ में भी नहीं आएगी। लोग जो अर्थनैतिक क्षेत्र में है, अर्थनैतिक विश्लेषण करते हैं, उनको पता है कि आज हम सिर्फ भारतवर्ष नहीं, संपूर्ण विश्व अर्थनैतिक मंदी के कगार पे हैं। कभी भी एक एक्सप्लोशन सामाजिक
अर्थनैतिक, सांस्कृतिक, हर क्षेत्र में एक एक्सप्लोशन, एक धड़ाम, एक भयंकर भूचाल आ रही, आ चुकी है। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पूंजीवादी मानसिकता ही काम कर रही है। धनतंत्र की जो है अभ्रंग लहील जो लालसा है वही काम कर रही है। आइए आज हम आपको बताते हैं ये जो अर्थनैतिक जो डायनामिक्स है, इकोनॉमिक डायनामिक्स अर्थात अर्थनैतिक गति विज्ञान क्या है। अर्थनैतिक गति विज्ञान को अगर हम समझ जाएंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि हम सचमुच में कहां पर खड़े हैं। जैसे कि हम जानते हैं इस दुनिया में कुछ भी सरल रैखिक नहीं है, सीधी गति से चल नहीं रहे। इस दुनिया में जो कुछ मूव कर रहा है सिस्टोलिक मूवमेंट से, अप एंड डाउन, अप डाउन, अप एंड डाउन। इसको कहते हैं सर्पेंटाइन मूवमेंट, इसी को कहते हैं संकोच विकासी गति, सिस्टोलिक मूवमेंट। इस संकोच विकासी में जो अप है वो उत्कर्ष और प्रगति का पहचान है, और ये डाउन है ये पतन का पहचान है। अप हुआ, डाउन आया, ये जो सिस्टोलिक है, ये जो इलास्टिसिटी है। डाउन आने के बाद अगर वो स्थिति बहुत लंबी देर तक रह गई, उस स्टेट को नीचे आकर रुक जाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को कहते हैं पॉज। गति स्थिर हो जाती है, गति खत्म हो जाती है। ये गति अगर ज्यादा देर तक रह जाती है तो सामाजिक जीवन में एक सर्वात्मक भयंकर विस्फोट होता है। सर्वात्मक विस्फोट जिसको कहते हैं, इसी को कह सकते हैं, और इससे संपूर्ण जाति को भुगतना पड़ता है भयंकर इमोशन। ऐसा भी हो सकता है समाज ही अपने अस्तित्व को खो बैठे, ऐसी ही परिस्थितियां आ सकती हैं। ये जो अप्स एंड डाउन की गति धारा में ये जो पूंजीवादी और ये साम्यवादी जो विचारधारा है, धनतंत्र और जिसको कहते हैं मार्क्सिज्म या कम्युनिज्म, ये दोनों की गति धारा, इनकी स्थिति क्या है? ये दोनों इस धरा के पृष्ठ से, इस धरती के पृष्ठ से ही खत्म होने वाला है। इसका कारण यह है कि ये दोनों जो फिलॉसफी है, पूंजीवाद और साम्यवाद, इसमें जो इंटरनल इंटेंसिव एंड इनेट स्टैटिसिटी है। स्टैटिसिटी का मतलब है तामसिकता, जड़ता। दोनों फिलॉसफी में बहुत ही इनेट, इंटरनल, इंटेंसिव स्टैटिसिटी है, जो ये डाउनफॉल का, पतन का कारण बनेगा। इनके इंटरनल जो स्टैटिसिटी है, वो स्टैटिसिटी के कारण ही इंटरनल क्लैश एंड कोहेशन होगा, जिस कोहेशन के कारण एक सामाजिक जीवन में भयंकर विस्फोट होगा। पूंजीवाद की जो मानसिकता है वो संपूर्णतया स्वार्थ केंद्रिक, प्रॉफिट मोटिवेटेड साइकोलॉजी पर आधारित है। सेल्फ सेंटर्ड, प्रॉफिट मोटिवेटेड साइकोलॉजी से प्रभावित है, जिसके कारण ये कुछ हैंडफुल, मुट्ठी भर लोगों के आत्मसुख के लिए उपयोगी है, संपूर्ण मानव जाति के लिए उपयोगी नहीं है। इसी कारण ये पूंजीवाद मानवता विरोधी है,
मानव के सर्वात्मक प्रगति के पथ पर यही एक काल है, यही एक बहुत बड़ा जगद्दल पत्थर है जो लोगों के दिलों और दिमाग पे थोपा गया है। और इसको टूटना, इस पूंजीवादी समाज व्यवस्था का टूटना अवसंभावी हो जाता है। ये गिरना ही है, इट्स एन इनवाइटेबल फैक्टर, ये गिरना है। मार्क्सिज्म भी एक बाबा आनंद मूर्ति जी का कहना है, मार्क्सिज्म जो है एक ट्रांजिटरी फेनोमेनन है, क्षण भर के लिए आया है। जैसे आप लोग नहीं देखते हैं, अभी हाल ही में 2-3 भूकंप जो है, 2-3 धूमकेतु, वो हमारे पृथ्वी के सतह को स्पर्श करते हुए बहुत गति से चला गया। जब तक उसको गति 84,000 किलोमीटर पर सेकंड की गति से गई है, 84,000 किलोमीटर की वेग से वो गई है, लगा कि ये धरती खत्म हो जाएगी। एग्जैक्टली ये जो मार्क्सिज्म है, ये कम्युनिज्म भी वैसा ही एक धूमकेतु है जिसको बाबा कहते हैं इट इज जस्ट लाइक ए कॉमेट ऑन द पाथ ऑफ पैराबोलिक पाथ, ऑन द पैराबोलिक पाथ। अर्थात परवलयिक पथ पर एक धूमकेतु है। परवलय तो समझती ही है, परवलय का मतलब होता है 2 डायना है, इसका हाथ है जो कभी एक दूसरे से मिलता नहीं है। मान लीजिए आपने एक पत्थर फेंक दिया, पत्थर तो फेंक दिया लेकिन वो गया, फिर वो कहाँ गया उसका पता नहीं, वो दोबारा लौट के नहीं आएगा। वैसे ही एक उल्का पिंड की तरह मार्क्सिज्म इस धरा पे आया और ये चला गया। इसीलिए इसको कहा जाता है ये कोई हाइपरबोलिक पाथ का नहीं है, ये पैराबोलिक पाथ का है। इसलिए इस तरह के जो मार्क्सिज्म या कम्युनिज्म का जो फिलॉसफी है, समाज में एक ओमनी स्टेट ला देता है, ओमनी स्टैटिसिटी, एक चिरस्थायी तामसिकता, अंधकार ला देता है, जिसका नतीजा है इट इज स्टेट ऑफ निहिलिज्म, स्टेट ऑफ सिनिसिज्म। आप देखेंगे आज अगर चाइना को देखा जाए, नाम लेना बहुत जरूरी है, वहां पर और कुछ हो ना हो, ध्वंसात्मक जिसको हम निहिलिज्म कहते हैं, और सिनिसिज्म, पागलपन, उन्माद, ये उन्मादना है उनकी। इसी तरह से वो उन्मादना आज रशिया से खत्म हुई, वो उन्मादना आज अंतिम रूप से चाइना से भी खत्म होने वाला है। इसलिए इससे बहुत ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इट इज ए शॉर्ट ऑफ निगेशन, ये निगेटिविटी है, निगेटिविटी का अलावा और कुछ नहीं है, कुछ नहीं देख सकता है। आप जानते हैं आज हम जिस डिप्रेशन की बातें कर रहे हैं, जिस आर्थिक मंदी की बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये जो मंदी है सिर्फ और सिर्फ पूंजीवादी देशों में ही होगा, नहीं, ये साम्यवादी देशों में भी होना है। इसीलिए बाबा कहते हैं इन द इकोनॉमिक स्फीयर डिप्रेशन आर इनएविटेबल, इट इज इनएविटेबल in both capitalist and communism country due to inherent, intensive and innate staticity. Economic depression are actually is net result of suppression, oppression and repression. दमन, अवदमन and प्रदमन का ही ये नतीजा है। अर्थनैतिक जो जिसको बोलते हैं मंदी, डिप्रेशन है, जिस तरह से एक व्यक्ति का इमोशनल जब ब्रेक हो जाता है, इमोशनली जब वो टूट जाते हैं, उनके मन में, उनके मस्तिष्क में एक चिरस्थायी तमसा अंधकार छा जाती है, वो उठ नहीं पाता, एक विषाद की अवस्था आती है।
ठीक उसी तरह से पूंजीवादी जो समाज व्यवस्था है, इसमें 3 चीजें विद्यमान रहता है। सबसे पहले सप्रेशन, जिसको कहते हैं दमन, रिप्रेशन अवदमन, उसके बाद ऑपरेशन प्रदमन। दमन, अवदमन, प्रदमन, ये तीनों का अर्थ होता है शोषण, एक्सप्लॉयटेशन। इस एक्सप्लॉयटेशन के कारण समाज की जो गति है, जो मोबिलिटी है, जो स्पीड है, वो जीरो हो जाता है, नील हो जाता है। जब ये कल्मिनेटिंग पॉइंट में पहुंचता है तो एक नेचुरल एक्सप्लोशन होता है, और ये नेचुरल एक्सप्लोशन ही डिप्रेशन का कारण बनता है। और ये डिप्रेशन और सिर्फ मनुष्य की भौतिक जगत में नहीं, मानसिक जगत में भी होता है। भौतिक जगत में जिस तरह से अर्थनैतिक इकोनॉमिक डिस्पेरिटी को हम देखते हैं, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को देखते हैं, उसी तरह से साइकिक एस्पेक्ट में भी, मेंटल एस्पेक्ट में भी, मन के स्तर में भी सामूहिक रूप में हम डिप्रेशन देखते हैं। जिस डिप्रेशन का जो एग्जाम्पल कह सकते हैं, नमूना कह सकते हैं, वो है कल्चरल लाइफ में परवर्शन, विकृति आ जाना और पतन आ जाना। और उस परवर्शन को हम देख सकते हैं लिटरेचर में। प्लेटफॉर्म में बिकने वाले जो लिटरेचर है, भल्गर, न्यूड, पोर्न मैगजीन सर्वत्र विद्यमान है। भल्गर म्यूजिक, भल्गर आर्ट और आर्किटेक्चर, ये सब ये टोटल साइकिक डिप्रेशन का ही परिणाम है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो कम्युनिस्टिक एंड कैपिटलिस्टिक जो एक्सप्लॉयटेशन है, इस एक्सप्लॉयटेशन का जो खमियाजा मनुष्य सिर्फ अर्थनैतिक जगत में नहीं, मनुष्य जीवन के सर्वात्मक स्तर पे देख सकते हैं। इसलिए ये जो सामाजिक और अर्थनैतिक जो डिप्रेशन है, ये हमारे लिए असहनीय हो जाता है। इसी तरह के डिप्रेशन ऐसा नहीं कि पहली बार हुई है। इस तरह के अवस्थाएं शूद्र युग में भी हुआ है, क्षत्रिय युग में भी हुआ है, विप्र युग में भी हुआ है, और वैश्य एरा में होता है। हर 3, 4 साल, 5 साल में एक बार डिप्रेशन आती है। उतना ही नहीं, 10 साल में भी डिप्रेशन आते हैं। एक डिप्रेशन ऑलरेडी 1929 में और 1931 तक, 1929 से 1931 तक यह डिप्रेशन थी, जिसका नतीजा क्या हुआ? उस समय बंगाल में 6 पैसे में 40 किलो बैगन बिकते थे। 6 पैसे में 40 किलो बैगन, और देखा गया 1 रुपया में शायद कई मन वो मिलते थे। सुना गया है, सुना हो ये कहानी। फिर भी लोग नहीं खरीदते थे। क्यों नहीं खरीदते थे? इसका कारण ये है कि मनुष्य की जो क्रय क्षमता खत्म हो गई थी। ऐसा होना ही है। ये जो डिप्रेशन है, ये जो मंदी है, आज जो आने वाली मंदी है, आज हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, ये एक इकोनॉमिक भयंकर डिप्रेशन आ रहा है। और ये डिप्रेशन कमर्शियल इकोनॉमी के जो इंडस्ट्रियल सबसेक्शन है, ये चरमरा जाएगी। आज हम देख रहे हैं, आज पूरे दुनिया, पूरे भारतवर्ष के जितने भी इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्री से लोग लेबर पलायन कर गए हैं। आज बेकारी, भूखमरी एट रैंडम है, वो दिख रहा है। सिर्फ लॉकडाउन के कारण ये नहीं दिख रहा है। ये लॉकडाउन खत्म होते ही भयंकर भयंकर अर्थनैतिक क्राइसिस, चोरी, डकैती, लूट, ये बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। क्योंकि इंसान कहते नहीं है, भूखे को जब भोजन नहीं मिलता है
तो वो कुछ भी कर सकता है। और ये पूंजीपति लोग आज मनुष्य को क्रिमिनल बनने के लिए मजबूर कर रहा है। कोरोना के लॉकडाउन के डिप्रेशन से रोकने के लिए शराब खाना खोल दिया है। शराब पी और चुपचाप सो जा। ये इस तरह की जो मानसिकता है ये टोटल विघटनकारी है एंड डिस्ट्रक्टिव है। इसलिए जितना जल्दी हो सके ये जो डिप्रेशन है, ये अर्थनैतिक जो मंदी है, इस मंदी को रोकने के लिए हम सबको मिलजुल कर एक बहुत ही शुद्ध संतुलन, एक अनुकूल अर्थनैतिक समाज, अर्थनैतिक परिवेश हमें तैयार करना है, अनुकूल परिवेश बनाना है। अगर ये परिवेश नहीं बना पाए तो बिखर जाएगा। और ये परिवेश बन सकता है अगर प्राउटिस्टिक सिस्टम, प्राउटिस्टिक पैटर्न पर प्रगतिशील उपयोगी तत्व के, जो बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी और श्री PR सरकार का दिया थ्योरी है, उनके अनुकूल एक सुंदर हम परिवेश तैयार कर सकते हैं। और इस क्रिटिकल फेज में हमें सक्रिय होना होगा, एक संतुलित सामाजिक और सांस्कृतिक एक इम्पैक्ट हमें देना होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट देना होगा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट हमें तैयार करना होगा। तभी एक अच्छा, बहुत ही बेनेवोलेंट और एक्सेलेंट रिजल्ट हमें दिखेगा। हमारे मन में यह सचमुच में रख लेना चाहिए, बैठा लेना है कि इन्फ्लेशन और डिप्रेशन, ये जो अर्थनैतिक जिसको कह सकते हैं मुद्रास्फीति और अर्थनैतिक मंदी, ये दोनों ही आपके तामसिकता का पहचान है, जड़ता का पहचान है, स्टैटिसिटी का पहचान है। अगर कोई देश में प्रोडक्शन ज्यादा है और एबंडेंट प्रोडक्शन है, कंट्री में काफी है, उत्पादन काफी है, और गोल्ड बुलियन जिसको कहते हैं विदेशी मुद्रा भंडार अगर मजबूत है, तो इससे कुछ हद तक हम बच सकते हैं और इन्फ्लेशन से भी हम बच सकते हैं। अगर पैसे का सर्कुलेशन, मनी का सर्कुलेशन, पूंजी का सर्कुलेशन अगर कम हो गया तो ये जो जड़ता है अर्थनैतिक जगत में, ये जो गतिहीनता है वो आना ही है। और क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन अगर नीचे चला जाए, पूंजी की सप्लाई नहीं है और सर्कुलेट नहीं हो रहा है, तो क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन नेचुरल नीचे चला जाएगा और इन्फ्लेशन हो जाएगा, मुद्रास्फीति होगी। मुद्रास्फीति आना जरूरी है। मुद्रास्फीति के एकमात्र कारण है ब्लैक मनी, काला धन। काला धन का मतलब अपने धन को छुपा के रखना, उसको रोलिंग नहीं करना, उसको चलने नहीं देना, यही है काला धन। अब काला धन का कारण है इनकम टैक्स, हैवी इनकम टैक्स। इसलिए प्राउटिस्टिक जो इकोनॉमी है इनकम टैक्स को एबोलिश करने का बात करता है। इनकम टैक्स अगर खत्म हो जाए, बाकी टैक्स रहेंगे, कर सिस्टम होना चाहिए, रहना चाहिए, बस सिर्फ इनकम टैक्स नहीं होना चाहिए। प्रोडक्शन रहे, सेल टैक्स रहे, किंतु इनकम टैक्स नहीं रहे। इनकम टैक्स खत्म हो जाने से मनुष्य कोई भी अपने पूंजी को सर्कुलेट करने में हेजिटेट नहीं करेंगे। ये एक मानसिक व्याधि है कि सबको पूंजी को जमा करके रखना चाहता है, और ये पूंजी जब वो समझते हैं कि ये सुरक्षित है, इसको सर्कुलेट करेंगे, इसमें हमारी भी कल्याण है, जगत के भी कल्याण है, तो लोग कोई भी काला धन नहीं रखेगा। सिर्फ इनकम टैक्स से बचने के लिए लोग काला धन रखते हैं। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को समूल नष्ट कर देना चाहिए। If a country has a constant deficit in foreign trade, in that case also there is the possibility of inflation. अगर हमारे देश में विदेशी हम
आयात निर्यात करते हैं, और आयात और निर्यात में अगर उसमें हमेशा डेफिसिट हो तो वो भी इन्फ्लेशन का कारण बन सकता है। अगर आयात निर्यात करना है विदेशों से तो ये जो मैनुअल जो करेंसी है, परंपरागत जो करेंसी है, इसके बदले में अगर बार्टर सिस्टम का मतलब है विनिमय व्यवस्था, हम यहां से कच्चे माल के सप्लाई करेंगे, अगर कच्चे माल की सप्लाई करेंगे हम भी तुम्हारे देश से कच्चा माल लाएंगे, और अगर प्रोड्यूस्ड माल भी लाना है तो वस्तु के विनिमय के बदले में यहां पर रुपीज और करेंसी का कोई विनिमय नहीं होगा। इसी को कहते हैं बार्टर सिस्टम। ये बार्टर सिस्टम होने से इन्फ्लेशन से रोक सकते हैं, मुद्रास्फीति से हमको अपने आप को रोक सकते हैं। इसीलिए बार्टर सिस्टम इज द बेस्ट वे है। जैसे आपको खाद्य सामग्री इंपोर्ट करना है, मटेरियल, तो उसके बदले में आप क्या करेंगे? आप कोई सामान ही दीजिए, उनको एक्सपोर्ट कीजिए, उसके बदले में आप खाद्य सामग्री लीजिए। तो ऐसा अगर नहीं हुआ तो इन्फ्लेशन होगा, और ये इन्फ्लेशन ही डिप्रेशन का कारण होगा, अर्थनैतिक मंदी का कारण होगा। इसलिए अब तक जो भी डिप्रेशन आए हैं उस समय पार्शियल इन्फ्लेशन हुआ है, कई कंट्री में आपने इन्फ्लेशन देखा है, लेकिन इस बार का जो डिप्रेशन होगा वो एक साथ होगा, डिप्रेशन एंड इन्फ्लेशन, जो कि बहुत ही भयावह परिस्थिति है। इन्फ्लेशन के साथ साथ और एक शब्द को हम पाते हैं अर्थनीति में, उसको बोलते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या है? मान लीजिए सफिशिएंट प्रोडक्शन है और सप्लाई भी सफिशिएंट है, अचानक आपको डिमांड, मांग जो है कमी है, आपूर्ति है, उत्पाद भी है, डिमांड नहीं है, इसको निगेटिव इन्फ्लेशन कहते हैं, इसी को कहते हैं डिफ्लेशन। ये भी एक भयावह अवस्था है। इस इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन और डिप्रेशन, ये तीनों से रोकने के लिए एक कंजीनियल एटमॉस्फेयर हमें बहुत ही जल्दी बनाना होगा, और वो भी श्री प्रभात रंजन सरकार द्वारा प्रतिपादित जो प्रगतिशील उपयोगी तत्व है उसके अनुसार चलकर। अभी तुरंत हमारे भारतवर्ष के नेताओं को बार्टर सिस्टम को प्रायोरिटी देनी है। जिन जिन देशों के साथ हम ट्रेड कॉमर्स की बातें करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, इमीडिएटली भारतवर्ष सरकार को यहां से जो भी रॉ मटेरियल्स है इसको स्टॉप करना होगा। आप प्रोड्यूस्ड माल को ही सप्लाई करना होगा, और जो भी हम करेंगे वो बार्टर सिस्टम से करेंगे, तो ही हम भारत के अर्थनीति को बचा सकते हैं। और सिर्फ भारत क्यों, वैश्विक अर्थनीति को बचाने के लिए विश्व के नेताओं को भी यही पथ अपनाना होगा। तभी हम संपूर्ण मानव समाज को एक अच्छा स्वरूप, एक मानव के रहने लायक अनुकूल परिवेश बना सकते हैं, और इस विश्व युद्ध के जो विभीषिका है, इस विश्व युद्ध का जो कुपरिणाम है, दुष्परिणाम है, इससे संपूर्ण मानव जाति को रक्षा कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। प्रौत पढ़िए, प्रौत जानिए, प्रौत का स्टडी सर्कल खोलिए। प्रौत ही एकमात्र मानव जाति को एक सुंदर और संतुलित व्यवस्था दे सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।